आदरणीय कुलपति और आज के चेयरमैन सेशन के डॉक्टर आर.एस. चंदेल जी, कुलपति यूएचएफ नवनी सोलन, डियर पार्टिसिपेंट्स, जैसा मेरा टॉपिक है हिस्ट्री, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, और जैसा आदेश हुआ कि आपने हिंदी में बोलना, तो मैं कोशिश करूंगा और हिंदी में बोलूंगा ठीक से। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हिस्ट्री में जो नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की बात करें तो सबसे पहले जो बुक निकली है कि जिसमें कृषि के बारे में बताया है प्रकृति में, वो है कृषि प्रासर। और ये ऋषि प्रासर ने इस पे दिया, इसमें जानकारी की रेनफॉल मॉडल्स की, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट ऑफ फार्मिंग कैटल, और इन सभी की चीज़ों के बारे में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में इसमें जानकारी दी गई है। ऐसे ऋषि कौटिल्य ने इसमें इसके बारे में दिया है कि हाउ एनिमल हस्बेंड्री कैन बी प्रैक्टिस, एंड पर्टिकुलरली काउज के बारे में, रेनफॉल मेजरमेंट की कैसे हो, इसके बारे में दिया है। फिर कश्यप ऋषि कृषि सूक्ति, इसकी जानकारी दी है। कैटल मैनेजमेंट के बारे में, सॉइल क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स, इसकी जानकारी दी है। इसमें ब्रिक्स आयुर्वेदा जो ये एग्रीकल्चर का टोटल नॉलेज जो है, ब्रिक्स आयुर्वेदा जस्ट लैंड प्लानिंग, मेथड ऑफ प्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, इसमें डिटेल जानकारी ब्रिक्स आयुर्वेदा में दिया गया है। ऐसे उपविनोबाद में इन्होंने भी इस पर डिस्कस किया, मेनली कुनाबजल और विश्व वल्लभ पंत चक्करपाणी मिश्रा, इन्होंने दिया है प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन, और मिराकल प्लांट एट सीड्स, इसकी जानकारी दी है। जन बृहत संहिता, ये एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स एंड जियोलॉजी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की है। देन कृषि गीता, ये एग्रीकल्चर वर्सेस कृषि गीता, जो विधान सी गोविंदा ने इसके बारे में दिया है। देन लोकोकपारा एंड नुक्सादार फने फलाहत, इन्होंने भी जो है हमारी जो प्राकृतिक खेती है इसकी दी है। और इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है, जैसा हम बात करते कि अब कि प्रोडक्शन हमारी कई बार पलती कि नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में प्रोडक्शन की कमी हो सकती है, पर जो हिस्ट्री से मिलता है वो प्रोडक्शन में कमी बिल्कुल नहीं है। हमारी प्रोडक्शन जो है इंडिया की, जैसे कि ये ब्रिटिश ने भी उन्होंने रिपोर्ट किया, जॉर्ज ईडनबर्ग में अपने रिव्यू में बताया है कि 3 टाइम्स हायर यील्ड थी। जो हमारी यहाँ की प्रोडक्शन थी वो 3 गुना ज़्यादा दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक थी यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन। ऐसे ही अगर हम ऋग्वेद या राम राज्य की बात करें तो उस समय कृषि के बारे में ज़्यादा वो नहीं है, पर उस समय जो कृषि कार्य करते थे उनको एक आदर भावना से देखा जाता था। ऐसे ही पहले जो जिसके पास ज़्यादा पशुधन होता था उनको बहुत हम रिच माना जाता था कि वो बहुत रिच आदमी हैं। और जो कृषि की जो अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग चली है नेचुरल फार्मिंग में, जो वो है उसमें नारायण रेड्डी कर्नाटका में, श्रीपद दभोलकर महाराष्ट्र से, नावलकर तमिलनाडु से, एंड भास्कर सब्य जो पॉपुलरली नोन एज गांधी ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ये सब गुजरात से हैं। ये सब इन विषम परिस्थितियों में भी अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो भी ये इस पर काम करते रहे हैं, जो हमारी पुरानी पद्धति थी कृषि की। ऐसे तो इसकी जो रेवोल्यूशन कब जो प्राकृतिक खेती में आए तो सुभाष पालेकर, इन्होंने जो है इस पे अपने बीएससी डिग्री करने के बाद जो है अपने फार्म पे जा कर के इन्होंने पूरी प्रैक्टिस जो है नेचुरल तरीके से किया है, प्राकृतिक तरीके से। और एक इनको कन्विंस किया कि भी इस विधि से अगर हम खेती करते हैं तो हमारी जो है पैदावार में और इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट सभी में कोई कमी नहीं आएगी। इसका जो क्रेडिट जाता है कि नेचुरल फार्मिंग को शेपिंग का है, वो आचार्य देवव्रत जी जो पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, उन्होंने इसमें लीड ली और सभी जगह इसको काफ़ी इसमें पॉपुलराइज किया, और उसी से यहाँ पे भी हमारे चला हुआ काम। और हिमाचल प्रदेश हमारी गवर्नमेंट ने है इस प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरुआत की, और इस योजना में यहाँ पे 25 करोड़ का बजट अलॉट किया 2018 में। तब से हमारे यहाँ सभी जगह पे प्राकृतिक खेती का काम शुरू हुआ, और आज के टाइम में जो है हिमाचल प्रदेश में 1,77,000 फार्मर जो है इसका काम कर रहे हैं। और बाद में इसी की कृषि को देखते हुए, इसकी सफलता को देखते हुए फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने जो है बजट में अपने अनाउंस किया कि भाई हमें कृषि की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ जो है जाना चाहिए।
इसी प्रकार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने 16 दिसंबर 2021 को अनाउंस किया नेचुरल फार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कि सभी को भी नेचुरल इस प्राकृतिक खेती की तरफ जो है अपने को थोड़ा सा चाहे थोड़ा एरिया है पर इस तरफ हमें काम करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे 2021-22 में गुजरात स्टेट में जो है एक प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड की स्थापना की उससे उससे वहाँ पे काम बहुत ज़ोरों से चला हुआ प्राकृतिक से। इसी प्रकार फिर 2022 के जो हमारा बजट था जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने उसमें बजट में पेश किया कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में जो भी खेती का काम होगा वो प्राकृतिक खेती से होगा, जिससे गंगा में जो प्रदूषण होता है वो कम होगा। साथ में और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में कृषि प्राकृतिक खेती पे जो है सिलेबस का काम चलेगा और वहाँ पे पढ़ाई का काम बच्चों को भी किया जाएगा इस पे किया। और अगर हम नेचुरल प्राकृतिक करें तो इसमें प्राकृतिक खेती जो है प्राकृतिक खेती आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है, गुजरात में, हरियाणा, उत्तराखंड और हमारे हिमाचल प्रदेश में तो है ही, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इसका काम इस पे जोरों पे चला हुआ है। अब बात आती है कि नेचुरल प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों पड़ी जैसे करने की, तो अभी तक जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ उसमें ये देखा गया कि प्राकृतिक इस खेती में जो है पेस्टिसाइड का एग्रो केमिकल्स का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे हमारी जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई। अगर हम ये केमिकल फर्टिलाइज़र इसी को ऐड करते रहें जाते रहें तो भी प्रोडक्शन हमारी अब उतनी एक स्टेबल हो गई है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन पैदावार नहीं आ रही है। और इस चीज़ को देखते हुए 1962 में रैकेल कार्सन ने एक बुक लिखी साइलेंट स्प्रिंग। उस बुक में उन्होंने सचेत कर दिया था कि अगर हम एग्रो केमिकल्स की तरफ जाते हैं करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। उसको देखते हुए जो बहुत सारे स्कीम चली, रिसर्च की स्कीम चली, जैसे एकीकृत जो है कीट प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, ये सब करने के बावजूद भी हम उतना जो हमें यील्ड और पेस्ट कंट्रोल या डिजीज मैनेजमेंट या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए उस पर हम नहीं पहुंच पाए। तो आई बात कि हम फिर अब प्राकृतिक खेती की तरफ ही बढ़ते हैं उसमें है। तो इसमें पहले जो फुकुओका की बात आती है, उन्होंने 1 स्टार रेवोल्यूशन बुक में इंडिकेट किया कि बोला कि डू नथिंग फार्मिंग। उन्होंने भी 4 चीज़ों को बोला कि नो कल्टीवेशन, नो केमिकल फर्टिलाइजर और नो बीडिंग। ये हमें नहीं करना है और इस तरीके से हमने खेती करनी है। पर वो ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा गया तो ऑर्गेनिक में भी हमें इतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि हमें प्राकृतिक खेती में अभी मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो है इसकी डेफिनेशन की तरफ बात कही कि हमें ये केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है जो कि लो यूज ऑफ लो कॉस्ट इनपुट्स है और मेनली काउ डंग, यूरिन और प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस पे हमें इसको करना है। फिर नीति आयोग ने इस डेफिनेशन को और मॉडिफाइड किया और कहा कि ये भी एक नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती एक केमिकल फ्री और लाइफ स्टॉक बेस्ड है और ये जो है एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे आधारित है इस खेती पे। इसी प्रकार जो अब नेचुरल फार्मिंग में जो प्रिंसिपल्स आते हैं, इससे हमें नेचुरल फार्मिंग के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या लाभ हो रहे हैं, उसमें जो है कि रिसोर्सेज जो हम इसमें यूज करते हैं प्राकृतिक खेती में वो हमारे अपने अपने फार्म से होते हैं और ईजिली अवेलेबल होते हैं। उसमें कोई टॉक्सिक प्रोडक्शन नहीं होती है और केमिकल फर्टिलाइज़र या और भी केमिकल कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। और इसमें हम नेचुरल कैटलिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। इसी प्रकार अगर हम अब कंपोनेंट ऑफ नेचुरल सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग की है इसमें, तो इसमें 4 कंपोनेंट बहुत हैं जो ये प्राकृतिक खेती अभी जो हमारे यहाँ चली है वो इसी 4 कंपोनेंट पे आधारित है। यही इसका एक मेन पिलर है जिसमें एक बीजामृत, जीवामृत और मल्चिंग या और बापसा। ये बीजामृत जो है काऊ डंग, लाइम, काऊ यूरिन इसका एक घोल बनाते हैं और इसका बीज को पहले बिजाई करने से पहले हम उसको संशोधन कर लेते हैं, ट्रीट करते हैं। जीवामृत ये भी एक काऊ डंग, काऊ यूरिन और आटा और इसमें हैंडफुल ऑफ सॉयल जो कि फॉरेस्ट सॉयल होनी चाहिए या फील्ड के बंस की सॉयल होनी चाहिए या वर्जिन सॉयल होनी चाहिए, उसको डाल करके बनाते हैं। मल्चिंग में हम स्ट्रा मल्च यूज कर सकते हैं कि या पिछली क्रॉप का जो बचा हुआ पार्ट है उसको यूज कर सकते हैं या हम ग्रीन मल्चिंग की तरफ भी जा सकते हैं। बापसा ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें मॉइस्चर की और ऑक्सीजन की जो है नीचे सॉयल में जो है 50-50% की मात्रा होती है।
हमें पानी जैसे हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, ये हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उससे हमारा पानी वेस्ट होता है। और कई बार ऐसा अब देखा गया कि सोयल जो है बिल्कुल सैचुरेट होती है और वाटर होल्डिंग उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हमारे पौधों में उसमें आगे बीमारी लगती है। इसलिए हमें ऐसी कंडीशन है या फ्लड इरिगेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और ये कंडीशन 50% मॉइस्चर एंड 50% ऑक्सीजन की कंडीशन मिट्टी में बनी रहनी चाहिए। तो वो जब अगर हम ये 4 प्रिंसिपल्स करेंगे, अपनाएंगे, तो ये कंडीशन हमें मिलेगी उसमें। इसी प्रकार इसको 4 व्हील्स ऑफ पिलर्स भी आप नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, उसमें भी यही चीज़ है। और बाप्सा की कंडीशन में ये बता दिया। और बाप्सा में जो मल्चिंग है, मल्चिंग की एक कंडीशन है, इसमें जैसे एक चैनल बनी है, उसमें मल्च डाला है। और इसी प्रकार सोइंग से पहले कैसे आपने मल्चिंग करनी है, जैसे काफ़ी प्रैक्टिस है, मान लो जैसे जिंजर की है या आपके कोलोकेशिया या सब्जी लगाते हैं, उसमें मल्चिंग का पूरा पार्ट करते हैं, उसी तरीके से इसमें आपकी खेत की कोई भी पार्ट, ज़मीन का कोई भी हिस्सा जो है क्रॉप रिफ्यूज से नंगा नहीं रहना चाहिए, पूरा के पूरा वो कवर होना चाहिए। इससे जो है ये एक प्रैक्टिस है। ये एप्पल के सेब के बगीचे में कैसे इंटर क्रॉपिंग की गई है वो प्रैक्टिस है। सीड है, सीड लगाने से पहले नेचुरल प्राकृतिक खेती में हम ऐसी जो बीज यूज करते हैं वो है सब ट्रेडिशनल बीज का। अगर बीज यूज करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा फायदा और अधिक पैदावार होगी। पर दूसरी बीजों का भी है, पर बीज को ट्रीट करना, बीज से बीजामृत को बीज को बीजामृत से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स जैसे कि अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ये 10 पर्णी अर्क, खट्टी लस्सी और सोंठा अस्त्र, ये सारे हम जो है जो उसमें डिजीजेज और ये कीड़े जो लगते हैं उसको इन सभी चीज़ों से हम प्रबंधन करते हैं। और ये भी जो आपके वहाँ पे लोगली जो ग्रीन में दिखा कि जनरली प्रिंसिपल रिकमेंडेड इज एनी प्लांट अराउंड द फार्म और विलेज विच इज़ नॉट ईटन बाय द इंडिजिनस काउ। तो किसान भाई कई बार पूछते हैं कि हम कौन सा प्लांट लें, तो सीधा एक ये बताते हैं हम वहाँ पे कि अगर आपके वहाँ खेत के पास या बगीचे में या सराउंडिंग में ऐसी कोई झाड़ी या पौधा है जिसको आपके वहाँ पशु नहीं खा रहे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने खेती इसमें प्लांट प्रोटेक्शन के लिए ये है। और इसमें इसके हमने 4 प्रकार के जो डिफरेंट ये डिजीज बनाया, इसका घोल बना के काऊ यूरिन में। और इसमें जैसे मान लो अग्नि अस्त्र की बात करते, तो अग्नि अस्त्र एक ऐसा है कि इसमें हम काउरीन, काउडंग और हरी मिर्च और गार्लिक, लहसुन और तंबाकू का पाउडर, ये मिला करके थोड़ा हीट करेंगे स्लोली आंच में। और उसको हीट करने के बाद इसका हम उसको सीप करेंगे छान करके, और उसको हम स्प्रे 3% के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे नीम, दरेक, पुंगामिया, ये तो एरिया के हिसाब से आपके यहाँ कौन सा प्लांट अवेलेबल है आप उसका घोल बनाएंगे। हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे ये प्लांट्स हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक ही प्रकार की फसल हमने अपने क्रॉप में वहाँ पे नहीं लगाना है, विभिन्न प्रकार की फसलें, और वो एक परिवार की नहीं होनी चाहिए, अलग अलग परिवार होगी, तो उसमें पेस्ट की पॉपुलेशन, इंसेक्ट की पॉपुलेशन, डिजीजेज उससे कंट्रोल हो जाएंगी। और साथ में जो प्राकृतिक शत्रु हैं, कीट हैं और पर परागण करने वाले हनी भी मधुमक्खियाँ हैं, उनकी संख्या भी उसमें बढ़ जाती है। कंपेनियन क्रॉप्स है, साथ में ऐसे भी क्रॉप लगाते हैं जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं साथ में जो कि केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ वाष्प, जिससे वो कीड़े उस तरफ से जो है उनके लिए डेटर करते हैं, भाग जाते हैं। साथ में कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि जो उनको प्राकृतिक शत्रु को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और वो उन जो कीड़े लगते हैं, हानिकारक कीड़े, उनको वहाँ से वो मारकर पैरासाइटाइज करते हैं और किल करते हैं। तो हमें कंपेनियन क्रॉप और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जाना है। ये हमारी क्रॉप है टमाटर और फ्रांसबीन और शिमला मिर्च की इसमें। और एक प्रिंसिपल इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो डाई कोर्स क्रॉप बहुत ज़रूरी है लगाना, जैसे कि दलहनी फसलें साथ में होना चाहिए, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है हमारे वातावरण में जो 80% नाइट्रोजन है उसको वो राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू वो फिक्स कर लेते हैं, ये हमें करना है। और ये अग्नि अस्त्र या ब्रह्म अस्त्र के डिफरेंट कंकॉक्शंस हैं। और नीम अस्त्र इसके हैं, ब्रह्म अस्त्र और 10 पर्णी। अभी तक जो अग्नि अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र और नीम अस्त्र बनाया, इसको हम बना करके 3 महीने तक का उपयोग कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। पर 10 पर्णी जो है, 10 पर्णी के लिए हम 10 जड़ी बूटियों का या 10 पौधों का पौधे लेंगे, साथ में ये सारे इसके जो
इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको लेंगे, पर इसको बनाने में हमें 40 दिन का समय लगता है। 40 दिन पर जितना ही समय इसका बनाने में लगता है, उतना ही ज़्यादा समय हम इसको रख करके उपयोग कर सकते हैं। इसको हम 6 महीने तक अपनी फसल पे कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और 10 ईयर में, जिसमें ये क्रॉप कॉम्बिनेशन टोमेटो और फ्रांसबीन और ब्रिंजल का है। और पैदावार में कीड़ों की संख्या देखी हमने केमिकल फार्मिंग और इससे किया, तो कीड़ों की संख्या भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क, इसमें दोनों में नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग के बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बराबर लगभग उससे। कुछ फ्रूट बोरर हैं, जैसे जो कीड़े उसमें फल को छेदक कीड़े जैसे टमाटर में छेद करते हैं या खीरा में करते हैं, उसमें देखा उसकी जो परसेंटेज ऑफ डैमेज है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा, पर वो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको मैनेज ना कर सकें। ऐसे ही ईल्ड की बात करें तो ईल्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर कॉस्ट बेनिफिट रेशो हमारे को प्राकृतिक खेती में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत कम आ जाती है। इसलिए ये कृषि पद्धति बहुत फ़ायदेमंद की है। डिफरेंट किस्म के जो हमारे टमाटर में कीड़े लगते हैं वो हैं। ऐसे ही खीरा में देखा गया कि खीरा में एक फ्रूट फ्लाई फल मक्खी होती है, जो खीरे आप देखते हैं कई बार टेढ़े मेढ़े होते हैं खीरे, और या कई बार थोड़ा सड़े होते हैं, वो कोई कुछ कारण नहीं है, उसका एक फल मक्खी होती है, वो उसको डैमेज करती है। शुरू में जैसे खीरा आ जाता, उससे वो हमारे खीरे उसका शेप बिगड़ जाता है। पर उसको अगर देखा गया केमिकल फार्मिंग से सब कंपेयर किया गया है, तो भी इसमें लगभग 8% जो है केमिकल फार्मिंग डैमेज मिला और 14% इसमें मिला है। पर वो कीड़ा अगर वो आप टाइमली इसका स्प्रे ठीक ढंग से करेंगे तो उसको भी हम कुछ हद तक बचा सकते हैं, पर फिर भी हमें 14% तक मिला, तो ये काफ़ी उतना डैमेज नहीं है। इसी प्रकार इसमें ब्रिंजल, फ्रेंच बीन और कैप्सिकम, बेल पेपर और फ्रांस बीन और बैंगन की, इसका क्रॉप कॉम्बिनेशन बनाया हुआ। जैसे बीन है, हमने जो बात की थी कि दलहनी फसलें एक ज़रूर होना चाहिए इसमें, तो बीन की फसल इसमें एक दलहनी है जो इसको एक नाइट्रोजन का सोर्स भी एक्ट करेगी। बाकी इसमें जीवामृत, घन जीवामृत, इसका एप्लीकेशन चला रहेगा। और ईल्ड की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें प्राकृतिक खेती और केमिकल फार्मिंग दोनों में जो है हमें 219 और 220 क्विंटल का मतलब 1 क्विंटल का डिफरेंस है। पर बीसी रेशो देखा जाए तो 7.76 है और 3.21 है, तो बीसी रेशो में डबल का फ़र्क है अगर प्राकृतिक खेती से हम करते हैं ये विधि। ऐसे ही फ्रूट डैमेज बाय फ्रूट फ्लाई इसमें है। ये एक क्रॉप कॉम्बिनेशन जो खीरा, बीन और ओकरा, भिंडी, इसका एक क्रॉप कॉम्बिनेशन है दिया हुआ। ये क्रॉप कॉम्बिनेशन था कैबेज और मेथी एंड धनिया का क्रॉप कॉम्बिनेशन है, इसमें दिया है। एक है ये ऐसे फूल गोभी, धनिया, मेथी, मीन्स आप इसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपने ज़रूर रखना है। और एक फ्रांसबीन ये मटर की है। मटर में भी हमें 339, मटर में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिली है इसके केमिकल फार्मिंग के अपेक्षा जो है। और हमारी इस बार जैसे कि इस बार के पिछले का सीज़न है, इसमें हमारी ईल्ड जिसकी ज़्यादा पैदावार आई है और इसकी क्रॉप ग्रोथ ज़्यादा थी और ये ज़्यादा समय तक भी चली है। और ये क्रॉप कॉम्बिनेशन के डिफरेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन से, इसी प्रकार बीमारी के लिए हम खट्टी लस्सी या बटर मिल्क, सोंठा अस्तर, पौध लेप, अगर हमने पौध भी लगानी है फिर खेल में, वो भी हमने बीजामृत से ट्रीट करके लगाना है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं। और बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें बीमारियों का भी नहीं मिला है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एप्पल के, सेब के बगीचे में देखा गया है कि अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो 30 प्रकार के हमें माइक्रो सूक्ष्म जीव मिले हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव मिले हैं जो पहले नहीं मिलते थे। इसी प्रकार अगर एक क्रॉप कॉम्बिनेशन देखा है इसके मटर के साथ, तो हमें रेडिश और पी के साथ जो है बहुत ज़्यादा पैदावार मिली इसमें और बेनिफिट रेशो बहुत ज़्यादा है। लाइव मल्च है, ये डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल्स हैं, विजिट है। और इससे एक बात ये आई नेचुरल फार्मिंग से कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो हम मैक्सिमम गोल्स इसमें अचीव करने के लिए अचीव कर सकते हैं अगर हम इसको प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश केरला के बाद दूसरा नंबर है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर रहा है। नंबर 2 स्टेट है हिमाचल प्रदेश इसमें जो है। धन्यवाद जी।